अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खबर आपको देंगे, अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। लोग आई थिंक के मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उनका बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली आपकी हर जो है ना, इवन क्रिटिसिज्म से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत रही मेरे करियर में। सबसे इम्पोर्टेंटली फैमिली मेरी, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ा आपके पीछे सपोर्ट होती है आपके। तो मेरे भाई सारे, मेरी बहन, उसके अलावा मेरे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बड़ा सेक्रीफाइस किया उन्होंने इस कैरियर के लिए, और अब उम्मीद है कि उनको काफ़ी टाइम दे सकूँगा इंशाल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब, जिन्होंने शायद मुझे इतना बिलीव नहीं था जितना उनको था, तो उनका जितना मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ कम है। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी सेक्रीफाइसेस, उनकी बहुत मतलब आई मिस हर। तो सो एनीवे, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। तो थैंक यू फॉर मेरी फैमिली जितनी देख रही है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। एंड ड्यू टू आवर since we had our English media guests here, I would like to announce in English as well that after tomorrow's game, this will be my last game for Pakistan, inshallah. And I have very fond memories for playing for Pakistan with all my teammates, my coaches. We have cherished a lot of good memories. So I'm very happy that there is one day always come in your life, whichever starts it ends as well. So I'm very happy that I have made a lot of good friends and a lot of memories with my teammates and my sports staff, and fans, as always been brilliant for me. Thank you so much. Thank you, Azhar bhai. So we'll take questions now. We'll take questions in Urdu first, then we'll take questions in English. Bhatti sahab and then Shahid bhai. अज़हर, सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अरसे से हम लोगों को भी गर्म सर्द हालात में बर्दाश्त किया, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक एंड होता है और उम्मीद है कि आपके लिए एक अच्छा इख्तिताम होगा। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जिस तरह आप गोल्ड टेस्ट में ड्रॉप हुए, फिर मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप हुए, तो क्या आपने खुद ये जहन बनाया कि अब ये टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, या फिर टीम मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि, क्योंकि पिछले दिनों रमीज़ राजा का भी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बाबर आजम से कहा है कि अब यंगस्टर्स को आप आगे लाएं और टेस्ट क्रिकेट में हमें T20 वाले प्लेयर्स चाहिए। तो एक्चुअल इसके पीछे क्या कहानी थी? नहीं, आई थिंक ये सोली मेरा अपना डिसीजन इसलिए है कि क्योंकि कोई किसी ने मुझे उससे ना कहा इस बारे में, ना कुछ किया। तो आई थिंक ये मेरा डिसीजन है। एक प्लेयर के खुद दिल और दिमाग में कोई चीज़ आती है, और आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं भी जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, आई थिंक वो बेस्ट बेनिफिट ऑफ द टीम होती है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि कप्तान, मेरे कोच, जो भी मैनेजमेंट टीम सेलेक्ट करती है वो बेस्ट 11 कोशिश करती है वो टेस्ट मैच जीतने के लिए या कोई भी मैच जीतने के लिए। तो उन्होंने जिस तरीके से जो भी डिसीजन किए हैं, मैं उसको ऑनर भी करता हूँ, और फिर मैंने उस हिसाब से ख़ुद अपना फ़ैसला किया है, और ख़ुद मैं अपने आप को जहाँ देख रहा था उस हिसाब से अपने दिल और दिमाग को जो मुझे बेहतर लगा, मैंने वो डिसीजन किया। सर, बहुत मुबारक हो एक ग्लोरियस कैरियर पे। आप ये बताइए कि बाबर आजम ने मुल्तान टेस्ट से पहले जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक मैसेज टाइप दिया कि अजहर अली को खुद अपना फैसला करना पड़ेगा, तो क्या वो मैसेज था आपके लिए? नहीं, अगर मैं आपको शेयर कर दूँ, मैं वैसे ही ये मेरा लास्ट सीज़न था। मैंने
ख़ुद ये सोचा हुआ था कि मैं आखिरी सीज़न खेलूँगा। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें हम मीडिया में वैसे नहीं रख सकते क्योंकि फिर और सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। और मेरा ये कोशिश थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं 100 टेस्ट मैच कंप्लीट करूँ। ये आखिरी सीज़न है मेरा, तो मैं अगर पूरा सीज़न खेलता हूँ तो मैं 100 टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, और वो भी अब जारी बात है नहीं हो सकते। तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि जो हमारे यंगस्टर्स अब आ रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपना भी वेल बीइंग देखनी है मैंने कि किस तरीके से मैंने आगे अपनी लाइफ और गुजारनी। तो आई थिंक कि उस लिहाज को देखते हुए आई बिलीव कि मैंने डिसीजन किया किसी के स्टेटमेंट से किसी की उससे आई डोंट थिंक सो कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद फ़र्क पड़ना चाहिए। अज़हर, हम आपको सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करेंगे कि आज आप एक अच्छे तरीके से अपने करियर का इख्तिताम कर रहे हैं, क्रिकेट करियर के। अच्छा, हर प्लेयर की ज़ाहिर ज़िंदगी में मतलब ये कि ऐसे मौके आते हैं जब उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है और उसकी तारीफ भी होती है, तो ज़ाहिर है आप पे भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ऑन एंड ऑफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रही। और अब जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपका जो एक्सपोजर है, आपको जो एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में आप जो है इसको किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, फ्यूचर के बारे में तो मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया। अभी मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की कमिटमेंट्स हैं, वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। उसके अलावा आगे मैंने कोई ऐसा अभी प्लान नहीं किया कि मैं क्या करूँगा। ऑब्वियसली ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा है इस चीज़ से, क्योंकि लाइफ आपको लेसन देती है। तो जिस तरह मैंने कहा पहले भी स्टार्ट में कि लाइफ में हर चीज़ स्टार्ट होती है तो एंड होती है। अब लाइफ में भी किसी दिन एंड होना है, तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ ऐसा करते रहें कि जो इस लाइफ के बाद की चीज़ें वो आसान हो सकें। तो मेरा मेन जो फोकस है, देखिए आप बचपन से सोचते हैं कि आप क्रिकेटर बनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ें इन दी एंड आप सारा कुछ अचीव करके वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आगे आई थिंक आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर मैं लाइफ में लोगों के लिए कुछ कर सकूँ मैक्सिमम, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह। बाकी दुनियावी चीज़ें तो साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, इधर अज़हर, ये ऑफ द फील्ड तो काफ़ी आपसे लोगों ने पूछ रहे सवाल। ऑन द फील्ड कोई ऐसी आप मेमोरी अपनी शेयर करना चाहें जो 97 टेस्ट मैचेस में आपकी मेमोरेबल हो, जो कि आपको लेके अब आप अपना जब कैरियर ख़त्म करेंगे तो आपके साथ ताहयात रहेगी? और कोई एक ऐसे 2 बॉलर्स जिनको आपने फेस किया और जिसको आपने समझाओ कि डिफ़िकल्ट? आई थिंक काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक मैं बेहतर और उसकी इनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 300 एक अचीव करना 300 एज ए इंडिविजुअल, वो मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी एक मेमोरी है मेरे लिए। ऑल्दो कि मैं उसको अपनी बेस्ट इनिंग नहीं मानता, लेकिन एक 300 फिर 300 होता है और उसकी वो बहुत कम लोगों ने किया है। तो वो मैं समझता हूँ कि लाइफ की एज ए इंडिविजुअल वो सबसे बड़ी अचीवमेंट आएगी। और उसके अलावा टीम मेमोरीज बहुत सारी हैं। इतने अच्छे अच्छे टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, इंग्लैंड में जाके जीते हैं। उसके अलावा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हो जाए या नंबर 1 बनना टेस्ट मैचेस में हो जाए, तो बड़ी हमारी टेस्ट क्रिकेट की मेमोरीज हैं। बॉलर्स में ऑब्वियसली एंडरसन ग्राउंड के अंदर तो बहुत सख्त आता है हमारे ऊपर और बड़े अल्फाज भी बोलता है, लेकिन आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। और मुझे हमेशा उसने मुश्किल की है। और रंगना हैरत एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा था जो अपने स्पेशल कंडीशन में मुझे बहुत लगा कि वो उसको खेलना काफ़ी मुश्किल होता था। अज़हर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने टेस्ट मैच खेलते हैं। आपने जो टेस्ट क्रिकेट शुरू की थी और अब टेस्ट क्रिकेट जिस ट्रांजिशन पीरियड में जा रही है, जो उसका पेस हो रहा है, आप इनका मवाजना कैसे करते हैं और आपने कैसा पाया टेस्ट क्रिकेट? ये टेस्ट क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, वो होती रहेगी। ये तो जैसे अगर 1970s में खेली जाए या 80s में, ऐसे ऐसे इवॉल्व होगी। इंग्लैंड ने इसको नया एक बूस्ट दिया है। आई थिंक वेल डन टू देम। और जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, हर टीम ऐसा नहीं कर सकती, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी देखें तो बाकी टेस्ट मैचेस अभी भी उसी तरीके से हो रहे हैं। तो आई थिंक कि उन्होंने एक नई चीज़ लेके आए हैं और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीमें भी अडेप्ट करें इस चीज़ में। चीज़ें इवॉल्व होती हैं और वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक्साइटेड भी होना चाहिए कि जब चीज़ें चेंज होती हैं तो आप नए चेहरे आते हैं, नई अप्रोचेज आती हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से एक क्रिकेटर्स के लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर प्लेयर को पसंद है और आई थिंक लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को बस चलना चाहिए और आई थिंक इसको तमाम फॉर्मेट जो बाकी हैं वो इसकी वजह से हैं।
अस्सलामुअलैकुम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ ग्रेट करियर। अच्छा, आप जब पाकिस्तान के लिए आपने खेलना शुरू किया था, पाकिस्तान एक टर्मोइल में था, मतलब 2009 में जो श्रीलंका वाला अटैक हुआ, उसके बाद फिर 10 में स्पॉट फिक्सिंग इंसिडेंट, मतलब यू टाइम वेयर थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एंड यू आर एंडिंग एट अ टाइम वेयर सीमिंगली लुक्स बेटर। सो लाइक थोड़ा सा अगर आप समराइज़ कर सकें किस तरीके से चीज़ें बेहतर हुई, अगर हुई हैं तो, या जो भी था। मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली हार्ड टाइम में मैंने क्रिकेट खेली है ज़रूर, लेकिन शायद मैं जिसको कहते हैं ना कि मेरा किरदार है ही ऐसा कि थोड़ा टफ टाइम में चैलेंज में मुझे अच्छा लगता है कि शायद चैलेंज टाइम पे मेरे पे प्रेशर भी कम हो जाता है शायद। तो आई थिंक कि मैं कोशिश ये करता था कि जितनी मुश्किल फील्ड पोजीशन में खड़ा हो सकूं, शॉर्ट लेग पे खड़ा हो सकूं, ये इस तरह तो मेरे उसमें रहा है। और ये काफ़ी टफ टाइम हमने देखा है, एज ए टीम देखा है, खाली मैंने नहीं। और मैं आई थिंक खराज तहसीन पेश करता हूँ सारे प्लेयर्स को और आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को भी कि जिस तरीके से हमने टफ टाइम से निकल के आए हैं। और अब पाकिस्तान में क्रिकेट होने के वजह से आई थिंक कि क्रिकेट की प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यंगस्टर्स आते हैं, हमें भी देख के खुशी होती है। हम भी जब यंगस्टर थे तो देखते थे, तो अपने स्टार्स को जब अपने सामने देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन होती है। तो आई बिलीव कि अब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, बड़ी खुशी है उसके लिए। So, do we have any questions from the English journalists? Yeah, Ali. Was there a time when you feared that you may never play international cricket in Pakistan? And I wonder what in a career of many highlights, where that first century back on Pakistan soil here ranks among your achievements? Oh, massive! I genuinely thought few years back that I won't be able to play a test match at home because of the duration of the game, and no one will come just to play one test match to give us, okay, someone has played a home test match. But I think credit to the cricket board and the government of Pakistan and all the security agencies to making that happen and making other teams believe that it's safe to play in Pakistan. And thanks to all the teams for doing their bit and their cricket boards to their bit to come to Pakistan. And we have seen that it's an amazing place to play, and also the fans here are amazing. So it's amazing to, it was amazing feeling to score a century at home soil. But it was there was one time that I thought we would never play a test match at home, especially in my time. Thank you so much, Azhar. Thank you so much, everyone. Thank you. साबिक कप्तान, टेस्ट कप्तान अजहर अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए काफ़ी जज्बाती नजर आए हैं, इमोशनल हो गए थे, आप दीदा हो गए थे, रोते हुए कहा कि अम्मी आई मिस यू, मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला है और इस वक्त मुझे एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कप्तानी करना एजाज़ की बात है, उनकी जानिब से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का फ़ैसला ज़ाती है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है जिस तरह नौजवान आ रहे हैं, मैनेजमेंट जो टीम मुंतखब करती है वही बेहतर होता है। टीम मैनेजमेंट ने जो भी फैसले किए उन्हें कबूल करता हूं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेटे सुलेमान शहबाज हिफाजती ज़मानत के बाद FIA के सामने शामिल तफ्तीश हो गए हैं। सुलेमान शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर मुकदमा दर्ज है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेटे सुलेमान शहबाज हिफाजती ज़मानत के बाद FIA के सामने शामिल तफ्तीश हो गए हैं। सुलेमान शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर मुकदमा दर्ज है। सुलेमान शहबाज को इब्तदाई तफ्तीश के बाद सवालनामा दे दिया गया है। FIA की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जबकि सुलेमान शहबाज ने तफसीली तहरीरी जवाब के लिए वक्त मांगा है। मुकदमे की तफ्तीश जारी है, FIA की जानिब से ऐसा बताया गया है। अहम पेशरफ्त हुई है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? अजी, सुलेमान शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की थी, जिसके बाद अब ये बाकायदा तौर पर FIA एंटी करप्शन सर्कल के सामने जो है वो शामिल तफ्तीश हो गया है, क्योंकि FIA हुकाम के मुताबिक इनके खिलाफ रमजान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश करना अभी बाकी थी। FIA हुकाम का ये बताना है कि इब्तदाई तफ्तीश के बाद एक सवालनामा जो है वो सुलेमान शहबाज को दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा था कि तहरीरी और तफसीली जवाब जो है वो जमा करवाया जा सके। FIA का ये कहना है कि अभी मुकदमे की तफ्तीश जारी है। सुलेमान शहबाज के जवाबनामे के बाद जो है इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका जहांगीर।
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह किया है। PTI का झूठा बयानिया कौम के सामने बेनकाब हो चुका। सियासी सूरत हाल पर नून लीग के मुशावरती इजलास से बात करते हुए अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराम करने की हिदायत कर दी है। इस आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह किया। PTI का झूठा बयानिया कौम के सामने बेनकाब हो चुका। सियासी सूरत हाल पर नून लीग के मुशावरती इजलास से बात करते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करने की हिदायत कर दी। मज़ीद इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह किया। बात करने के लिए ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान ने। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम इजलास था जिसमें आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है। अवामी राब्ता मुहिम और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक और खौज किया गया है। इजलास में अवामी रिलीफ की फराहमी के हवाले से मुँह पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने शुरा को माशी सूरत से आगाह किया और वज़ीर आज़म ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है और पंजाब में पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत भी दे दी गई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI का झूठा बयानिया कौम के सामने बेनकाब हो चुका है और अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ और वर्कर्स कन्वेंशन जो कि मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ अज़ला में हो रहे हैं उसमें हुकूमती पॉलिसियों को मस्बत अंदाज में उजागर करने की हिदायत की गई है। और ये भी कहा गया है कि अवामी राब्ता मुहिम में PTI हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के जो माशी इक़दाम हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और कौम को असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो साफ साफ ना कह दिया है, लेकिन वफाकी वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि तेल पर मामला तय पा गए हैं। रूस से 30% से ज़्यादा रियायत पर पेट्रोल मिलेगा। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान के रूस से सस्ता तेल लेने के दावे की भी तरदीद कर दी। पाकिस्तान में और ना रूस में किसी किस्म का सबूत था कि जो खान साहब कहते हैं कि मैं बात करके आया था तेल का, उसका कोई सबूत नहीं। और आपको मालूम है कि यहाँ पे रूसी सफ़ीर भी जो हैं उन्होंने एक प्राइवेट उसको इंटरव्यू में यह कहा कि हमारी कोई बात नहीं, हमारी तो पाइपलाइन पर बात हुई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये एक लैंडमार्क टाइम है। 3 चीज़ों पे बात की है। खाम तेल जो है उसके लिए उन्होंने आमादगी का इजहार किया है कि वो हमें खाम तेल देंगे और डिस्काउंट पे देंगे और जितना मार्केट में डिस्काउंट होगा उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे देंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स, यानी डीजल और पेट्रोल जो है उसको भी वो इंशाल्लाह हमें डिस्काउंट के ऊपर हमें वो मिलेगा। तीसरी जो चीज़ है वो LNG फौरी तौर पे उनके पास, उनकी सरकारी कंपनियों के पास मौजूद नहीं थी, जिसके नतीजे में उन्होंने प्राइवेट कंपनियां जो थी उनके साथ हमारी गुफ्तगू करवाई, बाकायदा फैसिलिटेट करवाया। हम यानी फर्स्ट क्वार्टर में फरवरी मार्च में हम ये फ़ायदा जो है उठाना शुरू। वो सिर्फ पाकिस्तान की तेल की मार्केट पे या तवानाई पे नहीं पड़ेगा, इसका असर महंगाई पे पड़ेगा। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी पर शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। किसी ने वज़ीर ख़जाना की तारीफ की तो किसी ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया। कमी की है पेट्रोल की कीमतों में, इसका इफेक्ट सारी चीज़ों पे आना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये सब कुछ कंट्रोल करे, किरायों में भी कमी लेकर आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और 10 रुपये या 5 रुपये या 15 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को। सब काम तो हुकूमत ने नहीं करने ना, कुछ तो जो हमारे वेंडर्स हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना जी, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना सोचें। पेट्रोल की कीमत कम हो रही है तो उसी बेस पर शायद जो रूटीन की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ भी किराए वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह, उसको कम किया जाए। घर के अखराजात के जो राशन वगैरह इनमें कमी आनी चाहिए, इनमें तो कमी ले जाएँ। 50-60 रुपये कम करने चाहिए हुकूमत। ग्रोसरी आइटम पे कमी होनी चाहिए तो वो मामला सीधे ही होंगे। जितना इन्होंने इजाफा किया 10 रुपये से इतना खातिर खा फर्क पड़ता नहीं है। पेट्रोल के अंदर अगर कमी की गई थी तो कम से कम 40-50 रुपए की कमी की जाती। पेट्रोल तो सस्ती हो गई है जी, लेकिन ये अशे खुर्दनूस जो कि हमारे अवाम को फ़र्क पड़ी हैं, ये सस्ती होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से मार्केट रेट पे भी थोड़ा सा तवज्जो दे और लोगों के लिए आसानी पैदा करे। आम रोज़मर्रा चीज़ों में भी कीमतें कम करना चाहिए। बाज़ लोग तो ये नहीं सोचते कि जी पेट्रोल कम हो गया जी तो फिर रेट भी कम करना चाहिए। आटा वगैरह, चीनी वगैरह ये थोड़ा सस्ता हो जाए और ये जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए ये थोड़ा नीचे करे। एक गंदम की तरफ तवज्जो दे दें, घी की तरफ तवज्जो दे दें और एक चीनी तरफ तवज्जो दे दें।
सहाफ़ी चाहते हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट मुअत्तल ना किया जाए तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। आपको बताएं कि गैर मुल्की सहाफ़ियों को एलॉन मस्क पर तनकीद करना महंगा पड़ गया है। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए हैं। मुतादिद सहाफ़ियों ने हाल ही में एलॉन मस्क के बारे में ट्वीट्स किए थे। एलॉन मस्क के मुताबिक दिन भर उन पर तनकीद करना ठीक है, लेकिन लोकेशन फॉलो करना और उनके ख़ानदान को ख़तरे में डालना हरगिज़ ठीक नहीं। ज़ाती मालूमात की अशात पर पाबंदी के क़वानीन का इतलाक़ सहाफ़ियों समेत सब पर होता है। CNN ने ट्विटर से सहाफ़ियों की मुअत्तली पर वज़ाहत तलब कर ली है। शुमाली कोरिया का जंगी जुनून बरकरार है। आज एक और जंगी मिसाइल का तजर्बा कर दिया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजर्बा देखा। माहिरीन के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल कम तरीन वक्त में हदफ को निशाना बना सकता है। इससे पहले शुमाली कोरिया एक के बाद दीगरे मिसाइल तजर्बे कर चुका है, जिसके बाद सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो गया था। उधर तुर्की में कार बम धमाके से 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। धमाका तुर्की के जुनूब मशरकी सूबे के शहर दियारबाकर में हुआ। बम सड़क पर खड़ी गाड़ी में नस्ब किया गया था, जिसकी जद में पुलिस वैन भी आ गई। 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। सऊदी अरब में जद्दा मक्का शहरा पर वाक़े मक्का गेट की मुरम्मत और तज़ीन का काम शुरू हो गया है। तामीर के 42 बरस बाद पहली मरतबा कुरान मजीद के यादगारी मॉडल की तज़ीन व आराइश की जा रही है। सऊदी अखबार के मुताबिक मक्का गेट 1980 में 4712 मुरब्बा मीटर रकबे पर बनाया गया। मक्का मुकरमा से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मॉडल की तामीर पर 4 करोड़ 60 लाख रियाल खर्च हुए थे। रहल और इस पर सजे कुरान करीम का मॉडल 152 मीटर लंबा और 31 मीटर चौड़ा है। और फीफा के हवाले से बात कर लेते हैं। कौन बनेगा फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन? दिफाई चैंपियन फ्रांस ट्रॉफी जीतेगा या फिर मेसी बतौर कप्तान अर्जेंटीना को टाइटल जितवाने में कामयाब होंगे? फैसला कुन मैच इतवार की रात 12 बजे होगा। तीसरी पोजीशन के मैच में कल क्रोएशिया और मराकश में जोर का जोड़ पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा, फ्रांस या फिर अर्जेंटीना? फैसले की घड़ी करीब है। शायकीन करें थोड़ा इंतजार। दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार। फाइनल में फ्रेंच लीग में PSG से खेलने वाले 2 हरीफ बनेंगे। फ्रांस के एम्बापे और अर्जेंटीना के लायनल मेसी का आमना सामना होगा। लायनल मेसी इवेंट में अब तक 5 गोल्स दाग चुके हैं। एम्बापे ने भी फ्रांस के लिए 5 बार गेंद जाल में पहुंचाई है। दोनों खिलाड़ी फाइनल में टीम को ट्रॉफी जितवाने के साथ गोल्डन बूट के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। फाइनल मुकाबला इतवार की रात 12 बजे होगा। इवेंट के तीसरी पोजीशन के मैच में मराकश की टीम क्रोएशिया से हफ्ते को टकराएगी। मराकश की टीम वर्ल्ड कप में अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल पहले ही जीत चुकी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से लाहौर में पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की। मलाला से मुलाकात में क्रिकेटर सिद्रा अमीन, डियाना बेग, तूबा हसन, अंडर 19 क्रिकेटर ईमान फातमा और मैनेजर आयशा जलील मौजूद थी। मलाला ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वुमेन क्रिकेटर ने मलाला यूसुफ को दस्तखतशुदा शर्ट भी पेश की। मलाला के शौहर असर मलिक भी मौजूद थे। वेलकम बैक। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का जख्मी मुअल्लिम बेटी की शहादत के बावजूद इल्म की शमा रोशन रखने के मिशन पर गामजन है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुर रहमान। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याद तरीन दिन। आर्मी पब्लिक स्कूल का उस्ताद अल्ताफ बच्चों को बचाते हुए खुद बना दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना। अल्ताफ खुद तो बच गया मगर अपनी 4 साला बेटी खुला बीबी को खो दिया। अल्ताफ आज भी अज़म और हौसले के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल में मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इस इदारे में हादसा हुआ, इस शहर पेशावर में हादसा हुआ, इस मुल्क में हादसे होते रहते हैं, तो हमने उन हादसों को रोकना है, उसके लिए कोशिश करनी है, ना कि हम यहाँ से बिल्कुल भाग जाए और डर जाए। हमें यहाँ जुर्रत के साथ खड़ा होना चाहिए, हिम्मत के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और इसके अमन के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। बाप जख्मी हुआ, बहन शहीद हुई, मगर भाई ने APS में तालीम जारी रखकर दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। अटैक हो गया तो, लेकिन जो मकसद था हमारा तालीम का उसको हमने नहीं छोड़ा। खैर हमारे साथ एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन जो मकसद है वो हम नहीं भूले और इसी पे हम इंशाल्लाह कायम है और आगे भी मैं भी पढ़ रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे। सानेह पर आज भी हर आंख अश्कबार और दिल गमज़दा है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर।